मानव शरीर अपने आप में कमाल की मशीन है, जिसमें आप देखिए ढेरों सिस्टम एक साथ काम करते हैं। लेकिन एक सिस्टम ऐसा है जो सीधे तौर पर इंसानों की पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए ही बना है, प्रजनन प्रणाली। बिल्कुल। और अक्सर हम इसे सिर्फ सतही तौर पर ही जानते हैं। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे और खास तौर पर पुरुष प्रजनन प्रणाली मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की इंजीनियरिंग को समझेंगे। हाँ, ये सिर्फ अंगों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सटीक और कह सकते हैं तालमेल से काम करने वाली असेंबली लाइन है। हाँ, और आज का हमारा मिशन भी यही है। हम ये समझेंगे कि ये सिस्टम सिर्फ क्या करता है यह नहीं, बल्कि कैसे करता है और क्यों इसके हर हिस्से का डिजाइन ठीक वैसा ही है जैसा वो है। चलिए, तो सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। इस पूरे सिस्टम का असल मकसद क्या है? देखिए, इसके 3 मुख्य मकसद हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला और सबसे जरूरी काम है शुक्राणु यानी स्पर्म्स का उत्पादन करना। ये वो कोशिकाएं हैं जिनमें अगली पीढ़ी का जेनेटिक ब्लूप्रिंट होता है। अच्छा। दूसरा काम है पुरुष हार्मोन्स, खासकर टेस्टोस्टेरोन को बनाना, जो इस पूरी प्रक्रिया को कंट्रोल करता है और पुरुषों के शारीरिक विकास के लिए भी यही जरूरी है। और तीसरा काम, जाहिर है, इन शुक्राणुओं को उनकी मंजिल तक पहुंचाना होगा। एकदम सही। तीसरा काम है संभोग के दौरान शुक्राणुओं को महिला प्रजनन पथ तक सुरक्षित पहुंचाना। इन तीनों कामों के बिना मानव प्रजाति का आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। तो चलिए इस पूरी फैक्ट्री के सबसे अहम हिस्से से शुरू करते हैं। हाँ, वृषण से यानी टेस्टिस से। तो वृषण इस पूरी प्रक्रिया का प्रोडक्शन हाउस है, मतलब यहीं पर शुक्राणु बनते हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि ये शरीर के अंदर नहीं बल्कि बाहर एक थैली में होते हैं, जिसे अंडकोश या स्क्रोटम कहते हैं। ऐसा क्यों? शरीर के इतने जरूरी अंग को बाहर क्यों रखा गया है? ये सवाल ही असल में इस पूरे सिस्टम के सबसे शानदार डिजाइन फीचर को सामने लाता है। अंडकोश सिर्फ एक सुरक्षा कवच नहीं है, ये एक तरह का क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है। क्लाइमेट कंट्रोल? हाँ, शुक्राणुओं के स्वस्थ उत्पादन के लिए हमारे शरीर का जो सामान्य तापमान है, मतलब लगभग 37 डिग्री सेल्सियस, वो बहुत ज्यादा गर्म है। अच्छा, तो ये एक तरह का बाहरी कूलिंग सिस्टम है। बिल्कुल। अंडकोश वृषण के तापमान को शरीर के मुख्य तापमान से लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रखता है, और ये मामूली सा अंतर असल में एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम जैसा है। अगर तापमान ज्यादा हो तो ये शुक्राणुओं की डीएनए को नुकसान पहुंचा सकता है और उनकी गतिशीलता को भी कम कर सकता है। तो प्रकृति का ये डिजाइन जेनेटिक कोड को सुरक्षित रखने की गारंटी देता है। ये सच में कमाल का है। तो इस तापमान नियंत्रित फैक्ट्री के अंदर 2 काम हो रहे हैं, शुक्राणु बन रहे हैं और हार्मोन्स भी। क्या इन दोनों प्रक्रियाओं का आपस में कोई सीधा संबंध है? हाँ, गहरा संबंध है। वृषण के अंदर पतली पतली घुमावदार नलिकाएं होती हैं, जिन्हें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। ठीक है। शुक्राणु यहीं बनते हैं। ठीक है। लेकिन इन्हीं नलिकाओं के बीच में खास कोशिकाएं होती हैं जो टेस्टोस्टेरोन बनाती हैं, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को शुरू करने और बनाए रखने का सिग्नल देता है। अच्छा। और साथ ही यही हार्मोन पुरुषों में दाढ़ी, मूछ, भारी आवाज और मांसपेशियों के विकास जैसी दूसरी विशेषताओं के लिए भी जिम्मेदार हैं। तो एक ही अंग 2 बिल्कुल अलग लेकिन एक दूसरे पर निर्भर काम कर रहा है। एकदम। ठीक है, तो फैक्ट्री में शुक्राणु बन गए हैं। लेकिन क्या वे बनते ही अपनी यात्रा के लिए तैयार हो जाते हैं या उन्हें किसी तरह की ट्रेनिंग की जरूरत होती है? बहुत अच्छा सवाल है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बने शुक्राणु पूरी तरह से परिपक्व नहीं होते। उनमें तैरने की क्षमता भी नहीं होती। यहां से वे एक और अंग में जाते हैं जिसे एपिडिडिमिस कहते हैं। एपिडिडिमिस? हाँ, ये हर वृषण के ऊपर लिपटी हुई एक लंबी कुंडलित नली है। इसे आप शुक्राणुओं का बूट कैंप या ट्रेनिंग सेंटर समझ सकती हैं। ट्रेनिंग सेंटर, ये दिलचस्प है। यहाँ पर क्या होता है? शुक्राणु यहाँ लगभग 2 से 3 हफ्तों तक रहते हैं। इस दौरान वे 2 जरूरी चीजें सीखते हैं। पहला, वे अपनी पूंछ का इस्तेमाल करके तैरना सीखते हैं, जिसे गतिशीलता या मोटिलिटी कहते हैं। और दूसरा, वे एक अंडाणु को पहचानने और उसमें प्रवेश करने की क्षमता हासिल करते हैं। बिना इस ट्रेनिंग के वे सिर्फ पैसेंजर हैं, ड्राइवर नहीं। एपिडिडिमिस में ही वे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं। तो अब हमारे पास ऐसे शुक्राणु हैं जो मिशन रेडी हैं। वो तैरना जानते हैं और अपना लक्ष्य भी पहचानते हैं। लेकिन वे अभी भी अपनी शुरुआती जगह पर ही है,
उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक लंबे हाईवे की जरूरत होगी। ये हाईवे कौन सा है? ये हाईवे है शुक्रवाहिका यानी वास डिफरेंस। ये एक लंबी मांसल नली है जो एपिडिडिमिस को मूत्र मार्ग से जोड़ती है। इसका काम सिर्फ परिवहन का है, लेकिन ये कोई सामान्य पाइप नहीं है। अच्छा। इसकी दीवारों में मजबूत मांसपेशियां होती हैं। स्खलन के दौरान ये मांसपेशियां तेजी से सिकुड़ती हैं और शुक्राणुओं को जबरदस्त रफ्तार से आगे धकेलती हैं। अब तक का सफर साफ है। वृषण में उत्पादन, एपिडिडिमिस में ट्रेनिंग और शुक्रवाहिका के जरिए परिवहन। लेकिन शुक्राणु इस लंबे सफर पर अकेले नहीं जाते। वे एक खास तरल पदार्थ का हिस्सा बनकर जाते हैं, जिसे हम वीर्य या सीमन कहते हैं। ये वीर्य कहाँ और कैसे बनता है? यहाँ पर कहानी में कुछ और सहायक किरदारों की एंट्री होती हैं, जिन्हें हम सहायक ग्रंथियां या एक्सेसरी ग्लैंड्स कहते हैं। ये ग्रंथियां शुक्राणुओं के लिए एक तरह की पिट क्रू टीम की तरह काम करती हैं, जो यात्रा शुरू होने से ठीक पहले उन्हें जरूरी सामान देती हैं। पिट क्रू, ये सुनने में मजेदार लग रहा है। कौन है इस टीम के सदस्य? इस टीम में 3 मुख्य सदस्य हैं। पहला है सेमिनल वेसिकल्स। ये 2 ग्रंथियां एक चिपचिपा पीला तरल पदार्थ बनाती हैं, जो वीर्य का लगभग 60 से 70% हिस्सा होता है। इस तरल की खास बात यह है कि इसमें फ्रुक्टोज नाम की चीनी भरपूर मात्रा में होती है। फ्रुक्टोज यानी एनर्जी ड्रिंक? बिल्कुल। यह शुक्राणुओं के लिए हाई ऑक्टेन ईंधन की तरह है। इसी से उन्हें अपनी पूंछ हिलाने और लंबा सफर तय करने की ऊर्जा मिलती है। ठीक है। पिट क्रू का दूसरा सदस्य है प्रोस्टेट ग्रंथि। यह एक दूधिया पतला तरल पदार्थ बनाती है, जो वीर्य में लगभग 30% का योगदान देता है। और इसका काम क्या है? ईंधन तो मिल गया। इसका काम है सुरक्षा कवच देना। महिला का प्रजनन पथ स्वभाव से अम्लीय यानी एसिडिक होता है। ये माहौल बाहरी बैक्टीरिया से तो बचाता है, लेकिन ये शुक्राणुओं के लिए भी जानलेवा है। ओह। तो प्रोस्टेट का तरल पदार्थ क्षारीय यानी एल्कलाइन होता है। ये उस एसिड को बेअसर कर देता है, जिससे शुक्राणुओं को जिंदा रहने और आगे बढ़ने के लिए एक सुरक्षित रास्ता मिल जाता है। कमाल है। तो ये उनके लिए केमिकल शील्ड तैयार करता है। एकदम। तो एक ने ईंधन दिया, दूसरे ने सुरक्षा कवच। अब तीसरा सदस्य क्या करता है? पिट क्रू का तीसरा और आखिरी सदस्य है बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियां। ये मटर के दाने के आकार की 2 छोटी ग्रंथियां हैं। संभोग से ठीक पहले ये एक साफ चिकना तरल पदार्थ छोड़ती हैं। इसके भी 2 काम होंगे। हाँ, पहला ये मूत्रमार्ग को चिकनाई देता है ताकि वीर्य आसानी से गुजर सके, और दूसरा ज्यादा जरूरी काम यह है कि ये मूत्रमार्ग में मौजूद पेशाब के किसी भी बचे खुचे अंश को साफ और बेअसर कर देता है। अच्छा, क्योंकि पेशाब भी एसिडिक होता है। हाँ, और वो शुक्राणुओं को मार सकता है। तो ये टीम का वो सदस्य है जो रेस से पहले ट्रैक को पूरी तरह साफ कर देता है। तो इन तीनों ग्रंथियों का तरल पदार्थ जब शुक्राणुओं के साथ मिलता है, तब जाकर वीर्य तैयार होता है। एक ऐसा मिश्रण जिसमें ऊर्जा, सुरक्षा और परिवहन की सारी व्यवस्था मौजूद है। एकदम सही। ये एक परफेक्ट कॉकटेल है जो शुक्राणुओं को उनकी मुश्किल यात्रा में जिंदा रखने और सफल होने में मदद करता है। अब वीर्य पूरी तरह तैयार है और उसे शरीर से बाहर निकलना है। यहाँ पर मूत्रमार्ग यानी यूरिथ्रा और शिश्न यानी पेनिस की भूमिका आती है। यहाँ पर मुझे एक डिजाइन से जुड़ा सवाल हमेशा हैरान करता है। पूछिए। मूत्र और वीर्य दोनों के लिए एक ही रास्ता क्यों? ये तो डिजाइन के लिहाज से थोड़ा जोखिम भरा नहीं लगता? क्या कभी कोई गड़बड़ नहीं होती? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और इसका जवाब भी बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, मूत्रमार्ग एक साझा रास्ता है, लेकिन शरीर में एक बहुत होशियार सिस्टम है जो ये पक्का करता है कि दोनों कभी एक साथ न निकलें। वो कैसे? जब स्खलन होने वाला होता है तो मूत्राशय के आधार पर एक मांसपेशी का वाल्व अपने आप बंद हो जाता है। ये पेशाब के रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है, जिससे सिर्फ वीर्य ही मूत्रमार्ग से गुजर पाता है। तो कोई गड़बड़ होने की गुंजाइश नहीं होती। और शिश्न की भूमिका अंतिम डिलीवरी की है। हाँ, शिश्न बाहरी प्रजनन अंग है जिसका मुख्य काम संभोग के दौरान वीर्य को महिला के शरीर में ट्रांसफर करना है। इसमें खास तरह के इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं जो यौन उत्तेजना के समय खून से भर जाते हैं। इसी वजह से इरेक्शन होता है जो इस अंग को अपना काम करने में सक्षम बनाता है। हमने शुक्राणुओं के बनने से लेकर उनके बाहर निकलने तक के पूरे सफर को समझ लिया। चलिए अब एक बार फिर उस प्रक्रिया पर जूम इन करते हैं जहां से सब शुरू हुआ था, शुक्राणुओं का बनना। इसके लिए खास बायोलॉजिकल शब्द है ना? हाँ, शुक्राणु बनने की इस पूरी प्रक्रिया को शुक्राणु जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है।
जैसा हमने पहले बात की, ये वृषण के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होती है। और ये कोई छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं है। एक शुरुआती रोगाणु कोशिका से एक परिपक्व शुक्राणु बनने में लगभग 74 दिन लगते हैं। 74 दिन? मतलब जो शुक्राणु आज रिलीज हो रहे हैं उनका उत्पादन लगभग 2.5 महीने पहले शुरू हुआ था? बिल्कुल। ये एक लंबी और जटिल असेंबली लाइन है जो यौवनमरी प्यूबर्टी से शुरू होती है और फिर जीवन भर लगभग बिना रुके चलती रहती है। इस प्रक्रिया में शुरुआती रोगाणु कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन यानी मायोसिस नाम के एक खास कोशिका विभाजन से गुजरती हैं। इसका नतीजा ये होता है कि हर शुक्राणु में माता पिता के जेनेटिक मटेरियल का आधा हिस्सा ही होता है। ऐसा इसलिए जरूरी है ताकि जब ये अंडाणु के आधे जेनेटिक मटेरियल से मिले तो एक पूरी स्वस्थ कोशिका बन सके। और इस प्रोडक्शन का पैमाना कितना बड़ा होता है? पैमाना बहुत बड़ा है। एक स्वस्थ पुरुष हर दिन लाखों करोड़ों शुक्राणु बनाता है। ये प्रकृति की सबसे कुशल और लगातार चलने वाली उत्पादन इकाइयों में से एक है। तो आज की इस गहरी पड़ताल को अगर हम संक्षेप में देखें तो हमने एक पूरी जर्नी को समझा। हाँ, हमने देखा कि पुरुष प्रजनन प्रणाली एक बेहद जटिल और शानदार सिस्टम है। वृषण एक तापमान नियंत्रित फैक्ट्री की तरह है जो शुक्राणु और हार्मोन दोनों बनाते हैं, और अंडकोश उस फैक्ट्री का कूलिंग सिस्टम है। फिर हमने एपिडिडमिस को शुक्राणुओं के बूट कैंप के तौर पर जाना जहां वे तैरना और अपना लक्ष्य भेदना सीखते हैं। और शुक्रवाही का वो हाईवे है जो उन्हें आगे ले जाता है। बिल्कुल। और रास्ते में सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्रंथि और बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियों की पिट क्रू टीम उन्हें ईंधन, सुरक्षा कवच और साफ रास्ता मुहैया कराती है ताकि वे वीर का हिस्सा बनकर अपनी यात्रा पूरी कर सके। हाँ, और अंत में मूत्रमार्ग और शिश्न एक सुरक्षित डिलीवरी सिस्टम की तरह काम करते हैं जो यह सुनिश्चित करता है कि वीरे अपनी सही मंजिल तक पहुंच सके। हर अंग का अपना एक खास काम है और सब मिलकर ही इस प्रणाली को सफल बनाते हैं। इस पूरी व्यवस्था का तालमेल ही जीवन की निरंतरता को संभव बनाता है। इस पूरी बातचीत से एक विचार मन में आता है। हम अक्सर प्रकृति में विशाल पैमाने पर होने वाली चीजों से चकित होते हैं, जैसे तारों का बनना या पर्वतों का उठना, लेकिन यहाँ हमारे अपने शरीर के अंदर हर दिन लाखों करोड़ों की संख्या में एक बेहद जटिल कोशिका का उत्पादन हो रहा है, एक ऐसी प्रक्रिया में जिसे पूरा होने में 2.5 महीने लगते हैं, और ये सब सिर्फ एक संभावना के लिए होता है कि उनमें से कोई एक अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए। ये विशाल पैमाने पर होने वाली बर्बादी है या अविश्वसनीय दक्षता? ये सोचने वाली बात।